So last time we completed the cause of elasticity वगैरह हम लोग ने ये चीज़ें देख ली थी, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेस. स्ट्रेस का खुद का फॉर्मूला यहाँ पे या फिर स्ट्रेस का लिखना मतलब यहाँ पे इजी सा पार्ट है. स्ट्रेस का खुद का डेफिनेशन यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है. स्ट्रेस विल बी द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ओके, पेन नीचे रख देना. वैसा और एक फॉर्मूला था जिसका फॉर्मूला था रहेगा क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, विच इज क्या, प्रेशर. तो स्ट्रेस और प्रेशर में कोई डिफरेंस है या नहीं है, क्या, कौन सा वेक्टर है, नॉट एग्जैक्टली अ वेक्टर बट टेंसर क्वांटिटी है, बट क्लोज है, ठीक है. और प्रेशर स्केलर है, ठीक है. प्रेशर यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. तो स्ट्रेस यहाँ पे एक टेंसर क्वांटिटी एंड प्रेशर ओवर हियर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. अब ये टेंसर क्वांटिटीज होते क्या, एनी एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटी. करंट नॉट एग्जैक्टली, और क्या, मैग्नेटिक, फोर्स तो वेक्टर है, फोर्स तो प्योर वेक्टर है. कोई एक आपने एक टर्म अभी भी किया है रोटेशन मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इफ यू कंसीडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज अ टेंसर क्वांटिटी. अब देखते हैं यहाँ पे टेंसर क्वांटिटीज वगैरह क्या होते हैं. बट इफ यू गोइंग टू दैट थिंग, यहाँ पे वो करने से पहले एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेना. डेफिनेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी सा है. क्या दिया है यहाँ पे, when a deforming force is applied to a body it reacts to the applied force by developing a reaction for the for or restoring force which from Newton's law of motion is equal to the equal in magnitude and opposite in the direction to the applied force. अब मुझे बताना, एकदम सिंपल सा लॉजिक है. सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि अगर मैंने एक क्यूब ले लिया, मान लेते हैं कि क्यूब है, यहाँ एक वायर है, ठीक है. मान लेते हैं यहाँ पे एक वायर है, वायर को मैं यहाँ पे दो साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है. सोच समझ के मुझे बताना कि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है ये कंप्रेसिव है या टेंसाइल है. सोच समझ के बताओ. टेंसाइल, बराबर है. तो मुझे बताना बॉडी कहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कराएगा. ये तो मैं बाहर का एक्सटर्नल फोर्स है, तो बॉडी कहाँ पे रहेगा, कंप्रेसिव एक्सेलरेट, मतलब अंदर की डायरेक्शन में रहेगा, करेक्ट है. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अप्लाइड फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, या डिफॉर्मिंग फोर्स. एंड दिस इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स या फिर क्या रहे से रिएक्शन फोर्स. पक्का. In 99.9% of the cases I can say that applied force और restoring force दोनों सेम ही होने वाले हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. In 99.9% of the cases I can say that applied force और restoring force यहाँ पे सेम ही होने वाले हैं. 99.9 क्यों, why not 100. मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है तो, मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है तो कोई भी रेडिएशन लॉसेस वगैरह नहीं है, आगे कांस्टेंट है मान के चलते. चलो डेंसिटी वेरिएबल में भी नहीं होगा, बट फिलहाल के लिए एकदम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मत लेना. मुझे बताओ कि इफ आई गो ऑन स्ट्रेचिंग दिस वायर, इफ आई गो ऑन स्ट्रेचिंग दिस वायर, ठीक है, ध्यान से सुनना. सो एट टिल सर्टेन पॉइंट कैन आई से द अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स. बट हम लोगों ने लास्ट टाइम, ओके, हम लोगों ने ग्राफ वगैरह नहीं किए. बट बेसिकली टेल मी वन सिंपल थिंग कि एक बॉडी को मैं कितना भी एक्सपांड कर सकता हूँ या फिर एक एक्सपांशन के बाद वो टूट जाएगा, करेक्ट है. तो वायर्स में क्या होता है, बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट जो अप्लाइड फोर्स होता है, ठीक है, बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट जो अप्लाइड फोर्स होगा वो इतना लार्ज होगा कि ये वायर टूटने लगेगा. व्हेन द वायर स्टार्ट्स ब्रेकिंग इट इज कॉल्ड एज फ्री फ्लो ऑफ द वायर. आप देखोगे आगे जाके वो ग्राफ में, इट इज कॉल्ड एज फ्री फ्लो ऑफ द वायर. मुझे बताओ अप्लाइड फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों सेम है. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द COM, कितना है, 0. बट सपोज कि इफ आई टेक द अप्लाइड फोर्स एज वेरी लार्ज, तो मुझे तो COM एक पॉइंट पे एक्सेलरेट करने लगेगा. तो मुझे बताना वहां पे अप्लाइड फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स सेम होंगे क्या, कौन सा फोर्स ग्रेटर है वहां पे, अप्लाइड फोर्स. ऑब्वियसली रेस्टोरिंग फोर्स कभी भी अप्लाइड से ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है. तभी अप्लाइड फोर्स ज्यादा रहेगा तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा है. सो कैन आई से COM का यहाँ पे, कैन आई से COM का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगा. अंडर दैट कंडीशन इज द अप्लाइड फोर्स एंड रेस्टोरिंग फोर्स सेम, नहीं, ठीक है. बट आपको ये वाले पार्ट नहीं आते, आपको सिर्फ वहां तक ही सम्स आते हैं जहां पे अप्लाइड फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों क्या है फिलहाल के लिए, सेम, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं. सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे नाम लिखा है स्ट्रेस. स्ट्रेस का खुद का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहने वाला है, इट विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. बट कौन सा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, या फिर और एक नाम क्या है उसका, रेस्टोरिंग फोर्स. नॉर्मल जरूरी नहीं हो, टेंजेंशियल भी हो सकता है ना, ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे जाके. इट विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. यूनिट क्या रहने वाला है मुझे बताना यहाँ पे,
यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एक बॉडी हमेशा हमेशा के लिए एक्सपांड नहीं होगा, देयर इज सर्टेन लिमिट टिल विच द बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, वो लिमिट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है, एकदम थियरी पार्ट है, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर द परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ रेस्टोरिंग फोर्स, इज कॉल्ड एज एन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या, जब तक बॉडी खुद अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर उसके बियॉन्ड अगर बॉडी नहीं आ रहा तो वो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड हो गया। अब ये इलास्टिक लिमिट ग्राफ में कैसे देखते हैं हम लोग आगे देखेंगे, इनिशियल थियरी पार्ट है, गो अहेड विद इट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड द स्ट्रेस, ठीक है। इजी सा पार्ट है ये, चैप्टर एकदम इजी है, ठीक है। ये चैप्टर लिटरली आप घर पे भी कर सकते हो, कुछ नहीं, एकदम इजी है, सीधा सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना, आंसर लेके आना है, ठीक है, ओके। सो ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये चैप्टर में इतना कुछ ऐसे हेवी चैप्टर नहीं है, एंड मेजोरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस रहेंगे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप देखोगे तो जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट solely based on elasticity, generally they are combination problems like elasticity plus heat, elasticity plus fluids, ऐसे कुछ तो आपको कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम आने के चांसेस है। जनरली ये सोलो चैप्टर नहीं आता जनरली, ठीक है। आने के चांसेस है ऐसे नहीं है, बट जनरली ऐसा ऑब्जर्व नहीं है कि ये आएगा। नीट में आने के चांसेस होते हैं बट मेंस में आने के चांसेस बहुत कम है इसके, ठीक है। सो सिंगल चैप्टर आने के चांसेस है बट बहुत कम है, ठीक है। तो जितने भी सिंगल यहाँ पे बेस क्वेश्चन है वो हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम का आपको पता है ना, हम लोग वेव्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग ले रहे हैं, ठीक है। बट मेक श्योर वेव्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको सब चीजें आती है, ठीक है। आप थोड़ा रिवाइज करके आओगे। एंड मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ भेजा है, बराबर है। वो पीडीएफ किसी ने देखा, सॉल्व करने का ट्राई किया, हम लोग करते हैं क्लास में, ठीक है, ओके। पहले मैं क्लास में सॉल्व करूंगा, एंड माइंड यू वो जो पीडीएफ रहेगा वो मेंस के टफ, जैसे मैंने आपको बोला भी है, मेंस के टफ लेवल से लेके एडवांस लेवल तक रहेगा। आप वो एक बार आज घर पे जाके पीडीएफ देख लेना। सो बिफोर यू एंटर फॉर द लेक्चर मेक श्योर आपको वेव्स पूरा इन एंड आउट आता है, एटलीस्ट एट द मेंस लेवल, मेंस के सिंपल लेवल तक। मतलब सब फॉर्मूले आपको आते हैं, बेसिक से चीजें आपको आती है, नोड्स एंटी नोड्स कैसे मेजर करते हैं, जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट आई विल टेक द वाइवा, और अदरवाइज व्हाइल सॉल्विंग आई विल टेक द वाइवा एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड। समझ में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, लेट अस प्रोसीड विद इट, ठीक है। तो तीन तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, पेन नीचे रख देना, एकदम इजी सा पार्ट है, हम लोग फटाफट ये लिख के खत्म कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस या पुलिंग स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देख लेते हैं, एक बॉडी है, एक वायर है, मैं दोनों साइड से इसको पुल कर रहा हूँ, तो मुझे बताना लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। ये केस के अंदर मुझे बताना फॉर्मूला सबका सेम ही है, क्या रहेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे फोर्स और एरिया आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, पहले तो मुझे, मैं बार बार नहीं लिख रहा फॉर्मूला, स्ट्रेस का हमेशा फॉर्मूला एक ही रहेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा मुझे बताना यहाँ पे जो ये है फोर्स है और एरिया है वो एक दूसरे को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे फोर्स रहेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। किसी तो ये आंसर भी मुझे बताया कि प्रेशर का डिफरेंस क्या आता है, वो चीज पे मैं आ रहा हूँ, बट बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग मुझे बताओ फोर्स और एरिया यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर। मुझे बताना फोर्स यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा या डिक्रीज, इंक्रीज, एक्सीलेंट। तो जो मतलब अप्लाइड फोर्स है, इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ, द रेस्टोरिंग फोर्स विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो दोनों बाहर की टुवर्ड्स एक्ट हो रहा है, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो कहाँ पे एक्ट होगा, अंदर, ठीक है। एकदम इजी सा पार्ट है, कुछ ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है पार्ट में, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो रहेगा वो अंदर रहेगा पक्का। मुझे बताओ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये तो हो गया मेरा टेंसाइल, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव, ठीक है। कंप्रेसिव में दोनों फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, अंदर। तो मुझे तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होने का ट्राई हो रहा है या डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो कहाँ पे एक्ट होगा, अंदर एक्ट होगा या बाहर एक्ट होगा, बाहर, पक्का, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ रेस्टोरिंग फोर्स का भी लिमिट है, मतलब उसके बियॉन्ड वो नहीं काम कर सकता, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे भी फोर्स परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, परपेंडिकुलर। और थर्ड केस इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे अगर इफ आई एम राइटिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द एरिया, आई एम ट्रीटिंग एरिया एज अ स्केलर और अ वेक्टर। सोच समझ के बताओ, वेक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा अभी आपको,
इलेक्ट्रोस्टैट्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायट-सैवर्ट्स लॉ, देयर आर वेरियस लॉस, ठीक है, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो, वहां पे आप क्या करते हो, मतलब बेसिकली अगर आप एक शेप लेते हो, ये हो जाएगा मेरा एरिया का नॉर्मल, ठीक है, ये वाला हम लोग एरिया का वेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग वेक्टर लेके चीजें सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल सा मैं लॉजिक देता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ से लाइंस जा रहे हैं, ये क्या लाइंस है वगैरह फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकते हैं, लाइट का फ्लक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताना यहाँ पे कहने से अंडर दिस कंडीशन मैक्सिमम लाइंस आर पासिंग, यस, मैं एरिया को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, अब ये मैक्सिमम है या चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, और जैसे ही ये एरिया ऐसे हो जाएगा, लेट अस से कि एरिया जैसे ही ये वाले शेप में आ जाता है, कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, 0, मतलब ऐसे पूरा, तो कितने फील्ड लाइंस पास हो जाएंगे, 0। तो मुझे बताओ यहाँ पे एरिया को मुझे स्केलर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा या वेक्टर, वेक्टर। तो कोई भी क्वांटिटी हम लोग प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग स्केलर या वेक्टर के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे आगे जाके लेंथ को भी हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेंथ को, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, बट फिलहाल के लिए हम लोग मान के चलते हैं जो एरिया है, एरिया को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, बस मुझे इतना बता दो, परपेंडिकुलर, ठीक है। थर्ड केस स्लाइटली डिफरेंट है, थर्ड केस के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे लगेगा पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे थर्ड केस के अंदर लगेगा पैरेलल, दैट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। अभी इसका शेप क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। इरेजर का कवर है किसी के पास? अब फिलहाल के लिए इतना दूर से आपको दिखाई देगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट बेसिकली यहाँ पे ये अज्यूम कर लेना, फिलहाल के लिए सामने से आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल। मान लेते हैं ये स्क्वायर टाइप है, ये देखो ये मैंने रेक्टेंगल के, चलो मान लेते हैं रेक्टेंगल ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, टेंशन हो गया या कंप्रेसिव हो गया, ये देखो यहाँ पे मैं बाहर खींच रहा हूँ इसको, क्या हो गया, टेंशन हो गया या कंप्रेसिव हो गया, टेंशन, ये कंप्रेसिव, एक्सीलेंट। यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होने का ट्राई कर रहा है, हो रहा है, करेक्ट है। बाय द वे एक और एक चीज आप एक ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इतने दूर से आपको दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं, जैसे मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बट सेंटर पे ये स्क्वीज हो रहा है ना, देखो अभी यहाँ पे सेंटर पे ये थोड़ा सा स्क्वीज हो रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वायर, अभी ये सर्कुलर शेप नहीं है बट मान लेते वायर है, तो कहने से एरिया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताना यहाँ पे अगर एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो रेडियस विल ऑल्सो डिक्रीज या डायमीटर विल ऑल्सो डिक्रीज। बट जैसे मैं कंप्रेसिव लगाता हूँ, देखना एरिया थोड़ा थोड़ा कहाँ पे आ रहा है, बाहर आ रहा है, द डायमीटर विल ट्राई टू इंक्रीज। तो ये हो गया मेरा टेंसाइल और ये हो गया मेरा कंप्रेसिव। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस लेते हैं जहां पे देखना मैं नीचे बेस को पकड़ के रख रहा हूं, मतलब मैंने बेस को क्या कर दिया है, फिक्स। सामने से शेप क्या दिखाई दे रहा है आपको, अभी के लिए शेप क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल। बट इफ आई अभी देखना ये वाले एरिया के हिसाब से आई एम अप्लाइंग द फोर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द एरिया। सो समझ के बताओ, पैरेलल, ये एरिया है और मैं एरिया को पैरेलल अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का शेप चेंज हो गया, क्या हो गया, पैरेललोग्राम, करेक्ट है। इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहाँ पे फोर्स और एरिया क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे या परपेंडिकुलर, पैरेलल, पक्का। तो फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया, मतलब ये टॉप सरफेस को मैं यहाँ से एरिया दे रहा हूँ, तो ये अगर मैं 2D में ड्रॉ करूँ तो 2D में ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, पहले ऐसे दिखाई दे रहा था, इट विल बेंड एंड बिकम अ पैरेललोग्राम, पक्का। लेट दिस एंगल बी इक्वल टू थीटा, ये थीटा का हम लोग को कुछ तो करना है, बोलो तो पेन नीचे रख दो। We are going to check the difference between the pressure and stress, और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, इजी सा पार्ट है ये, नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट दिस, ठीक है। ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, सबसे पहले लिखना मत कुछ भी, ठीक है, इजी सा पार्ट है। सबसे पहले प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में ये बेसिक 3 डिफरेंस है। प्रेशर इज ऑलवेज क्या है, नॉर्मल, करेक्ट है। सो स्ट्रेस का एक पार्ट प्रेशर हो सकता है, वो भी पार्ट कौन सा वो भी हम लोग देख लेंगे। बट यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी एरिया। नॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, करेक्ट है। बट स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल और टेंजेंशियल। अगर आपने ये प्रीवियस वाला देखा रहेगा, ठीक है, प्रीवियस पार्ट में मुझे बताओ ये दोनों में क्या है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल, पक्का। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंशियल टू द सरफेस। सेकेंड, मुझे बताओ कि इफ आई कंसिडर अ बलून है, ठीक है, और अंदर से इतना खास प्रेशर नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ कि व्हेनेवर अ बलून मेंटेन्स इट्स शेप, तो अंदर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बाहर से अगर मैं और प्रेशर एक्सर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, बलून यहाँ पे, ठीक है, फूट जाएगा, बट उसके पहले विल इट गेट कंप्रेस और विल इट एक्सपांड, कंप्रेस, कंप्रेस हो जाएगा ना अगर मैं बाहर से उसको प्रेशर लगा रहा हूं तो, ठीक है।
तो मुझे बताना बाहर से अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इट विल बी ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। बट ये अगर आप देखोगे स्ट्रेस में दोनों हो रहे हैं, कंप्रेसिव भी हो रहा है, टेंसाइल भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्रेस भी हो रहा है और एक्सपांड भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है। थर्ड, अगर आप देखोगे प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। ये वाला देखते हैं, ये टर्म क्या है, टेंसर क्वांटिटीज होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझना, टेंसर क्वांटिटी का कोई एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पहले उसके पहले हम लोग स्केलर देखते हैं। स्केलर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, स्केलर का एक ही चीज होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर के दो चीजें होती है, क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट अगर मैं देखूं टेंसर क्वांटिटीज वो होते हैं जो पाथ पे तो फॉलो करता है, मतलब डायरेक्शन पे तो फॉलो करता है, बट वेक्टर के लॉस फॉलो नहीं होता है। मतलब क्या, यहाँ पे देखते हैं इफ टेंसर क्वांटिटीज, मतलब अगर आप देखोगे बेसिकली ये भी टेंसर क्वांटिटी है, इसको हम लोग 1 डिग्री टेंसर बोलते हैं। 1 डिग्री मतलब कितने चीजों पे डिपेंडेंट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री टेंसर। तो अगर आप देखोगे 3 डिग्री 4 डिग्री टेंसर्स बहुत सारी चीजें होती है, बट बेसिकली पाथ फॉलोड होता है, बट वेक्टर के लॉस फॉलो नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल सा लॉजिक में आपको पूछता हूँ, एक डिस्क है, ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई होप सो आपको ये आंसर आ जाएगा। इसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सेंटर और पैरेलल अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो mr²/2। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। मुझे बताना अगर मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करूँ तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 3mr²/2। तो मुझे बताओ कि डायरेक्शन के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से ये वेरी हुआ या नहीं हुआ, हुआ। और मुझे बताओ ये वेक्टर का लॉजिक फॉलो कर रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है। हम लोग सीधा सीधा इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं, ठीक है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लॉजिक यूज, कौन सा लॉजिक यूज करते हैं, I0 + mr², ये लॉजिक यूज करते हैं पक्का, ठीक है, या mh², सॉरी नॉट mr², mh² यूज करते हैं, वेयर h इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। मुझे बताओ डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन वेयर द एक्सिस पासेस फ्रॉम, यस। बट वेक्टर के लॉजिक ये फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है, वेक्टर के लॉ से फॉलो नहीं करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंसर। तो ऐसे बहुत सारे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री टेंसर्स वगैरह होते हैं, फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि स्ट्रेस आप कैसे अप्लाई करते हो वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया को परपेंडिकुलर हो गया, एरिया को अगर परपेंडिकुलर हो गया तो वो लॉन्जिट्यूडनल के अंदर आ जाएगा, पक्का। लॉन्जिट्यूडनल मतलब टेंसाइल या कंप्रेसिव। बट एरिया को अगर पैरेलल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सेम टेंजेंशियल, पक्का, ओके। मतलब जैसे कि अगर एक एरिया वेक्टर है, एक एग्जांपल में लेके देता हूँ, यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, मुझे होता है उसके ऊपर फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है। सो कैन आई रिजॉल्व दिस इनटू 2 पार्ट्स, एक तो ये सपोज कि एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। मुझे बताना इसका स्ट्रेस जो एक्ट होगा वो अलग है, क्योंकि वो एरिया को क्या है, परपेंडिकुलर, और इसका स्ट्रेस जो रहेगा वो अलग रहेगा। दोनों के स्ट्रेसेस को हम लोग ऐड सीधा सीधा नहीं कर सकते। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। चलो इसके नीचे प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे लिखा भी है, इफ द स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। सिंपल सिंपल से पॉइंट है। सेकंड, स्ट्रेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन केस ऑफ, ये हम लोग देखेंगे आगे जाके, चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। थर्ड, अगर आप देखोगे व्हेन इंटरनल फोर्सेस कंप्रेस द बॉडी, नेचर ऑफ द एटॉमिक फोर्स क्या होगा, अगर मैं बाहर से बाहर से उसको कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूं तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये एक रॉड है, रॉड पे 2 मॉलिक्यूल्स है, मैं अंदर इसको कंप्रेस करने का ट्राई करता हूँ, ये कहाँ पे रॉड क्या करने का ट्राई करेगा, एक्सपांड। तो मुझे बताओ ये अट्रैक्टिव हुआ या दोनों, ये देखो ये इंटरनल फोर्सेस है, ठीक है, दिस इज द रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, अंदर एक्ट हो रहा है या बाहर एक्ट हो रहा है, कंप्रेसिव सॉरी अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, रिपल्सिव, ठीक है। सिमिलरली उल्टा, इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्सपांड्स द बॉडी और एक्सपांड्स द बॉडी, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको एक्सपांड करने का ट्राई कर रहा हूँ तो फिर फोर्सेस क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे, अट्रैक्ट, पक्का। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस व्हिच चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस व्हिच चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस व्हिच एक्ट्स टेंजेंशियल टू द बॉडी इज कॉल्ड एज अ शियरिंग स्ट्रेस। ये 3 चीजें हम लोग डिटेल में करने वाले कपड़ा अंडरस्टैंड। क्या है आंसर, 4 × 10⁻⁷, देखो यहाँ पे गर्ल्स, ओके, ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्मूला वगैरह सब सिंपल सा है, ठीक है। तो स्ट्रेन का यहाँ पे नॉट ऑफ व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नॉट ऑफ और डू नॉट राइट, ठीक है।
When a deforming force is applied to a body, it may suffer a change in the shape or size. Strain is defined as the ratio of the change in size or shape of the body to the original shape of the body. सिंपल सा है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है. डो नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है. तो स्ट्रेन का एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आने वाला है. स्ट्रेन विल बी ओवर हियर इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, टू द ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, इसका यूनिट क्या रहेगा? नहीं, यूनिटलेस है, ठीक है. यूनिटलेस या फिर क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, पक्का ये क्लियर है, ठीक है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख लेना, डू नॉट राइट, ठीक है. तो अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. इजी सा पार्ट है, सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देख लेंगे. तो स्ट्रेस 3 तरीके के थे, तो स्ट्रेन भी यहाँ पे कितने तरीके के रहेंगे? 3, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या चेंज हो रहा है? लेंथ. तो मुझे बताना, मान लेते कि एक वायर था, इसका ओरिजिनल लेंथ, थोड़ा एग्जैजरेटेड डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, इतना यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं होता इसका, ठीक है. मान लेते इसका ओरिजिनल लेंथ था L, ठीक है, देख रहे ना. मान लेते इसका ओरिजिनल लेंथ था L एंड आफ्टर द फोर्सेस अप्लाइड लेट द चेंज इन लेंथ बी इक्वल टू डेल्टा L, ठीक है. सो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आने वाला है. क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला? क्या आ जाएगा? डेल्टा L डिवाइडेड बाय L. इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, करेक्ट है. द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम. मान लेते कि एक क्यूब है, क्यूब को मैं हर एक साइड से यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. लेट द ओरिजिनल वॉल्यूम ओवर हियर बी इक्वल टू V, let the change in volume be equal to dV. मुझे एकदम सिंपल से एक चीज बताना, if I apply force from all the sides, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज. तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव. कितना आने वाला है यहाँ पे? एकदम सिंपल सा है. वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा फॉर्मूला? क्या आ जाएगा फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का? क्या आ जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाय V. सिंपल सा, ठीक है. देखना मत यहाँ पे देख लेते हैं. और लास्ट यहाँ पे आ जाएगा मेरा टेंजेंशियल स्ट्रेन, या फिर इसका और एक नाम होता है, इसको हम लोग और एक नाम बोलते हैं, दैट इज द शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है. तो शियरिंग स्ट्रेन, ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख लेते हैं. टेंजेंशियल या फिर शियरिंग भी बोलते हैं. सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है, लेट दिस बी इक्वल टू थीटा. ये एक सिर्फ यहाँ तक है, इतना बड़ा नहीं आगे, ठीक है. ये एक सिर्फ यहाँ तक है. मुझे बताना यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, ध्यान देते हैं, शियरिंग स्ट्रेन विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय l, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. पक्का? इसको बाय द वे x बाय l के रिलेशनशिप थीटा के टर्म्स में क्या आने वाला है? एक्सीलेंट. क्या आने वाला है? tan थीटा. यहाँ पे देख लो, इट विल बी इक्वल टू tan थीटा. अगेन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हिच इज जनरली ट्रू, तो क्या आ जाएगा? tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन का सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा थीटा. पक्का? देख लेना फटाफट. अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कैसे हुआ था, ठीक है. ये वाले एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक अ रॉड, ठीक है. एक रॉड में ले लेता हूँ, इसको मान लेते ऊपर से मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है. ऊपर से मैं इसको क्लैम्प से इसको फिक्स कर देता हूँ. एंड यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था, ठीक है. मुझे बताना यहाँ पे स्ट्रेस का खुद का फॉर्मूला क्या रहता है? स्ट्रेस का खुद का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा था हम लोग ने? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. यहाँ पे देख लेना. तो फर्स्ट टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, ठीक है, या फिर मतलब लाइक टेक्निकली एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म हुआ था, यहाँ पे हम लोग ने एक पैन रखा था. पैन के ऊपर हम लोग यहाँ पे वेट ऐड करते जा सकते, थोड़ा 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 थोड़ा. मुझे बताना, तो फिर यहाँ पे फोर्स क्या एक्ट होगा? मान लेते एक वायर है, एकदम पतला सा वायर है, ठीक है, उसको मैंने नीचे पैन अटैच किया है. मुझे बताना, और पैन के ऊपर मैं वेट डालते जा रहा हूँ, तो स्ट्रेस क्या होगा? एक्सीलेंट. क्या हो जाएगा? mg. मैं धीरे धीरे एक छोटे 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 क्यूब ऐड करते जा रहा हूँ. तो मुझे बताओ, ये m इज इक्वल टू mg लिख दूंगा मैं. m मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? हाँ, g तो नोन है, ठीक है. ध्यान देते, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखते हैं एरिया. एरिया कौन सा एरिया? कौन सा? नहीं 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 नहीं, हम लोग वायर का एक्सटेंशन मुझे कर रहे हैं. वायर का जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, वो रहेगा मेरा एरिया. तो यहाँ पे जो, यहाँ पे देखो फोर्स ये वाले डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसको एरिया जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा एरिया हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया. कभी भी भूलना मत, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बहुत लोग. तो एरिया जो रहेगा यहाँ पे देखिए, एरिया जो रहेगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया का खुद का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब सर्कल, सर्कल दिखा देगा तो सर्कल का एरिया क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर.
कह रहे हैं पाई तो नोन है ऑलरेडी, आर स्क्वायर भी नोन हो गया, करेक्ट है, आर स्क्वायर तो हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम लोग को पता है। तो स्ट्रेस हम लोग कोई भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाटएवर द स्ट्रेन, स्ट्रेन का खुद का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, स्ट्रेन का खुद का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ भी हम लोग को पता है, चेंज इन लेंथ जैसे जैसे ये एक्सटेंड होते जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हम लोग को चेंज इन लेंथ भी आ जाएगा। तो मुझे बताओ स्ट्रेन भी डेल्टा एल और एल भी नोन है, स्ट्रेन भी नोन है, स्ट्रेस भी नोन है। कैन आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन? यस, ठीक है, ध्यान देते हैं आप। आई कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ठीक है, ध्यान देते हैं। सो सबसे पहले तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, प्रैक्टिकली हम लोग को क्या दिखाई दिया, ठीक है, प्रैक्टिकली इफ आई चेक दिस ग्राफ विल बी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी प्रोसीड विद दिस, ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी प्रोसीड विद दिस एक्सपेरिमेंट वाज इनिशियली कंडक्टेड बाय मेनी पीपल, बट जो इन्होंने टेक्निकली यहाँ पे लॉ वगैरह बनाया, दैट पर्सन वाज कॉल्ड एज रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट एंड गेव द फॉर्मूला, ठीक है, जिसके हिसाब से ही गेव द हुक्स लॉ, ठीक है। एंड मेनी ऑफ हिज एंड ही गेव आल्सो गिव थियरी अबाउट ग्रेविटेशन एंड ऑल, ठीक है, थोड़े बहुत, ठीक है, इतने भी नहीं, ठीक है। सो इफ यू कंसिडर द ओरिजिनल थियरी विच वर गिवन बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज यस, रॉबर्ट हुक का अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन आपको कोई भी फोटो वगैरह नहीं मिलने वाला, ठीक है, बिकॉज आफ्टर दैट न्यूटन बिकेम द हेड एंड बहुत सारे इनके बीच में डिस्प्यूट्स थे, तो रॉबर्ट हुक के डेथ के बाद, ठीक है, न्यूटन बर्न्ट ऑल हिज फोटोज, ठीक है, मतलब जितने भी पोर्ट्रेट्स थे, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक का आपको कोई भी फोटो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ है, ये लॉ को हम लोग बोलते भी है हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विच इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ, ठीक है। अब ये है क्या, तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्हेनेवर आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, तो हम लोग को अलग अलग पॉइंट्स आ गए, वो पॉइंट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ हम लोगों को कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। लेट अस जस्ट प्लॉट द ग्राफ ओवर हियर, और प्रैक्टिकली ये कैसे दिखाई दिया, ये लाइन दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे व्हेनेवर आई प्लॉट द ग्राफ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को स्टार्टिंग में ग्राफ कैसे दिखाई दिया, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही टुक अ स्टील वायर और एनी वायर, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ मेटल या मेटलॉइड, एंड इनिशियली हम लोग को ग्राफ कुछ ऐसे आ गया जिसमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, ओ, हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया ओ कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है क्या, हाँ, तो मुझे बताना, और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो मुझे बताना ओ से लेके ए तक हम लोग को फर्स्ट पॉइंट आया रीजन ओ टू ए, जहाँ पे अगर आप देखोगे कैन आई से y इज इक्वल टू mx प्लस सी में यहाँ पे लगा सकता हूँ या नहीं, हाँ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में c का वैल्यू कितना है, 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx, y पे क्या है, y पे क्या है स्ट्रेस, और x पे क्या है स्ट्रेन, तो कहने से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहली चीज। सो O से लेके A तक अगर आप देखोगे द स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल, एकदम छोटा सा स्ट्रेन है, एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है। बट ये हर जगह पे नहीं रहेगा, एक पॉइंट के बाद वायर यहाँ पे एक्सटेंड होने लगेगा। मुझे बताओ O से लेके A, बहुत सारे असर्शन रीजन इसमें जनरली पूछते हैं, O से लेके A तक के लाइन में इफ आई रिमूव द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट विल द वायर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, वायर विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाएगा, इसके बीच में कहीं पे भी आप पॉइंट निकाल दो, ठीक है। उसके आगे अगर आप देखोगे रीजन ए, अगर आप देखोगे रीजन ए, सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ किस हिसाब से चेंज होता है, ये ग्राफ स्लाइटली बेंड होते जाएगा, ठीक है, स्लाइटली बेंड होते जाएगा, एंड अगर आप देखोगे ये वाले पॉइंट पे, जैसे कि मैं पॉइंट ई लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे इज द ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व स्लाइटली कर्व हुआ है, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहने वाला है क्या, नहीं, बट फिर भी बॉडी के पास इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है क्या, हाँ, तो मुझे बताओ स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट वायर विल स्टिल रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेचिंग फोर्स, ये यहां तक अगर मैंने फोर्स हटा दिया, बॉडी वापस कहां पे आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकली फाउंड ग्राफ, ठीक है, बट व्हाट हैपेंस बियॉन्ड दिस पॉइंट, ई से लेके आगे अगर आप देखोगे, ई से लेके आगे अगर आप देखोगे तो ग्राफ चेंज होते जाता है, ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा एंड आगे जाते जाएगा, तो यहां तक अगर आप देखोगे, ये वाला एक पॉइंट में ले लेता हूं, एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूं ई डैश, ये वाले पॉइंट पे अगर आप फोर्स हटाते हो द बॉडी विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, दैट डिफॉर्मेशन इज
that deformation is called as set. That deformation is called as set. Set मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी, will the body return to its original position? नहीं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, even though all the stress is removed. ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्टेन होगा. दिस पॉइंट इज इंटरेस्टिंग. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट. ठीक है, यील्ड का मीनिंग क्या होता है? यील्ड का मीनिंग क्या होता है? आई यील्ड, व्हाट डज इट मीन? नहीं नहीं, सरेंडर. ठीक है, यस, फॉरफिट. ठीक है, सो इफ आई सरेंडर इट इज कॉल्ड एज यील्ड. अभी इसका नाम यील्ड पॉइंट क्यों रखा है? अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ग्राफ है, कह रहे इट इज पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस. और एक्स एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेन. अगर एक ग्राफ पैरेलल है एक्स एक्सिस को, इट मींस इवन इफ द y रिमेन्स कांस्टेंट द x गोस ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, इवन इफ द y रिमेन्स कांस्टेंट द x गोस ऑन इंक्रीजिंग. यहाँ पे वायर गिव्स अप, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट. इज दिस पार्ट क्लियर? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एट दिस पॉइंट कैन आई से ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ इज क्या? पैरेलल टू विच एक्सिस? स्ट्रेन. तो क्या ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, इजी सा पार्ट है. उसके बाद अगर आप वायर के ऊपर और लोड डालोगे तो एक पॉइंट एन आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं नेकिंग पॉइंट. नेकिंग पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा? इफ आई टेक अ वायर, ठीक है, और इसको मैं स्ट्रेस ऊपर नीचे से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते जा रहा हूँ, तो ये वायर लोकली थिन आउट हो जाएगा. तो ये शेप किसकी तरह दिखाई दे रहा है? नेक. ठीक है, अगर आप सामने से देखोगे तो ऐसे नेक, मतलब उनको दिखाई दिया जो भी है. ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नेकिंग पॉइंट. ठीक है, इसके आगे मुझे बताओ, यहाँ पे लास्ट में ग्राफ यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इसके आगे ग्राफ क्यों नहीं जा रहा है? टूट गया. तो बी वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग पॉइंट. अब मुझे बताना ब्रेक कहाँ पे होगा? ब्रेक कहाँ पे होगा? जहाँ पे नेक फॉर्म हो, यहाँ पे ब्रेक होगा ना, जहाँ पे वायर सबसे वीक है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग पॉइंट. ठीक है, द वायर लिटरली फ्लोज द मैक्सिमम स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू आफ्टर विच द वायर बिगिंस टू फ्लो. ठीक है, correspond to n after which the wire begins to flow. मतलब इनके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस है ना, देखो यहाँ पे कैसे, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस द वायर कैन टॉलरेट. ठीक है, इसके बाद वायर लिटरली फ्लो होने लगेगा. तो अगर वायर लिटरली फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है या रिस्टोरिंग फोर्स ग्रेटर है? अप्लाइड. तो वायर फ्लो होने लगेगा तो वायर का कुछ तो एक्सेलरेशन है, बाद में जाके बी पे ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एक से ना, लास्ट में हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, वायर ब्रेक्स एट, कहाँ पे ब्रेक होगा? एट नेक. ठीक है, सिंपल सा. ये अगर आप चाहिए तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप ऑनलाइन देख सकते हो. ठीक है, फिलहाल के लिए जस्ट राइट डाउन दिस थिंग. पहले ग्राफ निकाल लेना, पहले ग्राफ निकाल. बोलो. एन मतलब नेकिंग पॉइंट हो रहा है, मतलब वायर बहुत थिन आउट हो रहा है लोकली, तो पॉइंट को हम लोग एन बोलते हैं, नेकिंग पॉइंट. अगर आप ग्राफ देखो, नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकली ऑब्टेन ग्राफ. प्रैक्टिकली ऑब्टेन ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये वाले पॉइंट पे स्ट्रेस मैक्सिमम है ना. ठीक है, अभी ये पॉइंट पढ़ते हैं, एन बी पे क्या लिखा है? द वायर लिटरली फ्लोज द मैक्सिमम स्ट्रेस करस्पॉन्ड्स टू एन. ठीक है, करस्पॉन्ड्स टू एन आफ्टर विच द वायर लिटरली फ्लोज, मतलब उसके बाद वायर एक्चुअली फ्लो होकर टूट जाएगा. इट बिहेव्स पार्शियली एज अ लिक्विड. इसके बाद हम लोग देखेंगे, एवरीवन आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. इसके बाद हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ, विच इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हुक्स लॉ कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा? ओ से लेके ई. फिर तो ओ से लेके ई तक अगर आप देखोगे, या फिर ई आप बेसिकली ए तक, कहने से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वही है हुक्स लॉ, और कुछ है नहीं यहाँ पे. सो हुक्स लॉ यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विद इन इलास्टिक लिमिट. ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप बाय द बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को यहाँ पे एक से मुझे लिख लेने दो, फिर बाद में आप कॉपी कर सकते हैं, एकदम छोटा सा पार्ट है. सो कैन आई से स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट कहाँ तक? टिल पॉइंट ए. करेक्ट है. ए पॉइंट के बाद मुझे बताना ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है या कर्व होते जा रहा है? कर्व. सो कैन आई से स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. डू नॉट राइट, नॉट राइट. व्हेन आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू एम टाइम्स स्ट्रेन. तो यहाँ पे एम का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसमें एक स्पेशल केस है जहां पे यंग्स मॉड्यूलस आता है. बट इफ यू गोइंग टू दैट थिंग, मुझे बताना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस का खुद का यूनिट क्या है? स्ट्रेन का खुद का यूनिट क्या है? यूनिटलेस है. स्ट्रेस का क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऐसे नहीं, इसका भी न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर, ये वाला यूनिट रहेगा। ओके, ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, नहीं लिखना और क्या, कॉपी में। इसके अंदर मुझे बताओ कि स्ट्रेन कितने तरीके के आए थे? 3, लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और टेंजेंशियल या फिर शियरिंग। तो वैसे इसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 आ जाएंगे। फटाफट ये लिख लेना। एवरीवन लुक हियर, तभी हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन से 3 आ जाएंगे। एकदम इजी सा पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। कौन से है? यंग्स मॉड्यूलस है। सेकंड क्या होता है, हम लोगों ने सेकंड भी यूज किया है, बल्क मॉड्यूलस। और थर्ड रहेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इतना हम लोग ने अभी तक यूज किया नहीं है, बट बल्क मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस हम लोग ने साउंड में भी यूज किया, ठीक है। तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। सो अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी देखने वाले, अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखने वाले। पेन नीचे रख देना। सबसे पहले एकदम इजी सा पार्ट है यंग्स मॉड्यूलस। आज के दिन शायद से हम लोग यही कर पाएंगे, देखते हैं, अगर टाइम बचा तो हम लोग बल्क मॉड्यूलस भी ले लेंगे, ठीक है। ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक वायर है। यंग्स मॉड्यूलस में क्या चेंज होगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? लेंथ। लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है। तो इफ आई कंसिडर अ वायर, वायर का खुद का लेंथ ओरिजिनल मान लेते हैं यहाँ पे L था, ठीक है। यहाँ पे सपोज कि मैंने एक M मास अटैच कर लिया, जैसे मैं M मास अटैच कर लूंगा तो ये लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। लेट द चेंज इन लेंथ बी इक्वल टू डेल्टा L। मुझे फटाफट यहाँ पे बताते जाओ कि शियरिंग स्ट्रेस या फिर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का खुद का फॉर्मूला क्या आने वाला है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे बताओ फोर्स क्या है यहाँ पे? mg। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्स क्या है यहाँ पे? mg। पक्का। एरिया क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। एक्सीलेंट, पाई आर स्क्वायर। पक्का। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का खुद का फॉर्मूला क्या आने वाला है यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सिंपल सा। सो यंग्स मॉडुलस, इट विल बी इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। दो फॉर्मूला आ सकते हैं इसका, F बाई ए इंटू डेल्टा L बाई L, या फिर क्या आ सकता है? mg L डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L। पक्का सिंपल सा। पक्का ये सही है? यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ गया ना, किसी को हेल्प का जरूरत नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे देख लेते हैं। सो अ वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन पे ज्यादा एम्फसाइज मत करो, सोल्यूशन पे ज्यादा दो। अगर टाइम बच जाता है फिर क्वेश्चन पे आ जाना, ठीक है। एंड एरिया 4 into 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर इंक्रीजेस बाय 0.2 सेंटीमीटर when a force of 60 Newton is applied. Calculate the percentage strain and y of the material. आ गया ना यहाँ पे? सेंडर्स रेंज आ गया। तो आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, स्ट्रेन सीधा सीधा आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या था? दिस। स्ट्रेन का वैल्यू कितना आया? 0.2%। पक्का। और y का वैल्यू कितना आया? 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबको ही आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है अगर आपको सिर्फ इलास्टिसिटी पे आएगा तो। Calculate the minimum cross section area of the wire if the breaking stress is this. वही मतलब बेसिकली स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन तो ये भी इजी है। मुझे बताओ क्या करेंगे हम लोग? y = f बाई ए डेल्टा L बाई L। अच्छा ओके, वो भी जरूरत नहीं, सिर्फ स्ट्रेस चाहिए। तो y स्ट्रेस = क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन, कौन से फोर्स की बात चल रही है यहाँ पे? टेंशन ना। वायर के ऊपर कौन सा फोर्स इफेक्ट होता है? टेंशन। टेंशन का बाय द वे 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए आपको शॉर्टकट पता है क्या? वो एक्सेलरेशन है, और अभी उल्टा बोल रहे हो। m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 इनटू क्या? अच्छा, टेंशन का शॉर्टकट क्या है? नहीं है पता है तो आपको एफबीडी लगाना पड़ेगा। बट अगर 2 ब्लॉक सिस्टम है तो टेंशन, और अगर पुली फिक्स है तो टेंशन का आप याद रखो 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 into कितना दिया था? 5 into 3 into 10
डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, ये 10 10 इंटू 30, 300 डिवाइडेड बाय 8, यही है ना? याद रखो ये, ऐसे ऐसे सब में थोड़ा सा टाइम बच सकता है। 2 ब्लॉक का याद रखो, बाद में वेज वगैरह का याद नहीं रखोगे चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे टेंशन टी का एक्ट होगा, यहाँ पे टेंशन टी का एक्ट होगा, दो अलग अलग टेंशन एक्ट हो रहे हैं, तो टोटल टेंशन कितना रहेगा? 300 बाई 8 है, उसका डबल हो जाएगा। अब मुझे बताओ एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी अप्लाइड है क्या? नहीं। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर ऑफ डेंसिटी रो इज y, कैलकुलेट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब उसका खुद का वेट उसके लिए क्या हो जाएगा? टेंशन। Also calculate the maximum length of the wire that can sustain its own weight if the breaking stress is B। ठीक है, ठीक है। टाइम कुछ तो करना पड़ेगा। क्या किया है हम लोगों ने ऐसे सिमिलर सम्स? ओके, डेंसिटी को ठीक है, वो लास्ट में आप डेंसिटी के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसका इशू नहीं होगा। स्टार्टिंग में कुछ तो करना पड़ेगा, जो हम लोग ने वेव्स में भी किया है और पहले भी चीजें की है। उससे आगे क्या? ठीक है, एक्स लेंगे, क्लोज हो, बट मेरे को एक क्या करोगे? खुद का वेट जब ये एक्ट होता है, वायर का खुद का वेट, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? एक बार ड्रॉ कर लो डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा। खुद का वेट अगर अरे बार बार किया है, ये फ्रिक्शन में भी किया है, फ्रिक्शन से हम लोग ये करते आ रहे हैं। हाँ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना? यस, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा ना फोर्स। ट्राई कर लो, नहीं आया तो मैं कर लेता हूँ, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, नहीं आया तो मैं कर लेता हूँ। देखना यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन में अभी आपको और एक बार एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर में इतना लोड नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा ये सीख सकते हैं। यहाँ पे मुझे होता है इंटीग्रेशन 3 तरीके के होते हैं बेसिकली फिजिक्स में। ठीक है, पहली चीज आपको सीधा सीधा फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हाँ, जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया या पोजीशन दिया है, उसे अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो डेरिवेटिव, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो और एक डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन से ये निकालना है तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, फर्स्ट कि वो डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है। अगर आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन रहेगा तो कुछ इशू नहीं होगा, आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर इनडेफिनाइट है तो आपको एक कोई तो लिमिट निकाल के सी का वैल्यू लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार ओवरऑल व्यू बता देता हूँ। और दूसरा, अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन में ये चीज ध्यान रखना कि जो चीज आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो उसके रिस्पेक्टिव ही रहना चाहिए। मतलब आप y को x के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो y को आप x में कन्वर्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझो, सबसे पहले y को हम लोग को x के टर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। ठीक है, अभी नहीं है, हमेशा सम टू सम डिफर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इंटीग्रेशन के लॉजिक? ठीक है, डेरिवेटिव्स का इतना इशू नहीं होगा, डेरिवेटिव्स आप खुद से कर लोगे। ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सीधा सीधा कैसे करते हैं, यूजिंग द फंक्शंस। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे बड़ा टास्क, और बहुत लोग इसको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन के लिए आप एलिमेंट कैसे लेते हो। बराबर है, एलिमेंट आप कहाँ पे लोगे और कैसे एलिमेंट लोगे, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में अगर मैं देखूं मास के टर्म्स में एलिमेंट आएगा तो 3 ही टर्म्स में आएगा, पर मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट, ये 3 टर्म्स में इंटीग्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप चार्जेस भी देखोगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज पर यूनिट एरिया, 3 तरीके से वहां पे भी इंटीग्रेशन आएगा। थर्ड, अगर आप सेकेंड उसमें आप देखोगे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में आप थीटा के लेके कहीं कहीं पे करना पड़ता है। अभी तक थीटा के इंटीग्रेशन आपने किए हैं? शायद से नहीं, शायद से नहीं किया है। ठीक है, ओके, तो ये हो गई दूसरी चीज। ठीक है, थीटा के इंटीग्रेशन आप करोगे आगे जाके। ठीक है, थीटा किया ना, सीएम में किया, हाँ, थीटा लेके इंटीग्रेट किया ना, बराबर है। ठीक है, वैसे जाके आप चार्जेस का करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे। ठीक है, तो वहां पे थीटा ध्यान रखना, थीटा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। अगर सेम वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो थीटा 0 से लेके, मान लेते ये वायर है, यहाँ से मुझे कुछ तो मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह कैलकुलेट करना है, वो देखोगे आप। यहाँ से यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है पूरे इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे इसके लिए, तो ये 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट के लिए कितना हो जाएगा, ये पूरा ऐसे होने वाला है, तो थीटा कितना हो गया 90, 0 से लेके 90 और डबल होते जाएगा। ठीक है,
तीसरी चीज इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखना कि कहीं वो वेक्टर आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो। अगर आप वेक्टर इंटीग्रेट करते हो तो उसमें डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स कैंसल आउट हो जाते हैं। यस मतलब क्या, जैसे कि ये सेमी सर्कुलर वायर है, मुझे बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो यहाँ पे कहीं पे तो आएगा, आया ना? क्यों एक्स एक्सिस में क्यों नहीं? क्योंकि y में दोनों से अगर आप देखोगे x में दोनों जगह पे सिमेट्री की वजह से क्या हो रहा है, कैंसल आउट। तो अगर आप कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स लोगे, जैसे कि ये पॉइंट एक रैंडम पॉइंट में ले रहा और ये पॉइंट, कहने से इसका जो x कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। बट y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, ये दो तीन चीजें आपको इंटीग्रेशन के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके चलो लेट अस गो अहेड विद दिस। ठीक है, उसका खुद का मास उसका वेट बन रहा है, करेक्ट है। ये यहाँ पे वायर है, वायर का यहाँ पे खुद का मास है, यहाँ पे और कोई मास अटैच नहीं है। ये छोटा सा एक सेक्शन ले लेता हूँ dx, यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे पता वायर है तो मास पर यूनिट लेंथ होगा, एरिया होगा या वॉल्यूम हो जाएगा, लेंथ पक्का। डिस्क रहता तो एरिया, और किसके लिए वॉल्यूम आएगा, जैसे कि स्फीयर वगैरह हो गया तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड क्यूब हो, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लेट दिस डिस्टेंस भी इक्वल टू x, इसका मास कितना ले लूंगा मैं, m। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताना इसका मैं छोटा सा मास कितना ले लूँ, dm पक्का। अब यहाँ पे थोड़ा अंदर ले लो, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो y का खुद का फॉर्मूला, इफ आई कंसिडर दिस स्मॉल सेक्शन, तो y का खुद का फॉर्मूला मुझे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इफ द y इज दिस। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब किसका वैल्यू पूछा है, डेल्टा n। अब ये छोटे से सेक्शन का मास पर यूनिट लेंथ मुझे लेना पड़ेगा, ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या क्या, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये सेक्शन के नीचे कितना मास है, कितना मास है ये सेक्शन के नीचे, m। तो मुझे बताओ जनरल फॉर्मूला पहले मैं लिख देता है, F बाई ए डेल्टा L बाई एल। ये टर्म से पहले देखते हैं हम लोग के वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, y क्या है, कांस्टेंट। फोर्स जो खुद टेंशन हो जाएगा कितना है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल, क्योंकि अगर आप वो सेक्शन देखोगे उसके नीचे मास कितना है, m। कहना है जैसे टेंशन को मैं mg लिखता हूं ना, m हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। यहाँ पे ये वाले सेक्शन के नीचे मास कितना है, ये वाले सेक्शन के नीचे मास कितना है, 0, और ये वाले सेक्शन के नीचे मास कितना है, एंड पॉइंट देखो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है। यहाँ पे कितना है, m, टोटल मास है m है, तो मुझे बताओ कि टेंशन कांस्टेंट हो गया या वेरिएबल हो गया, वेरिएबल। अगर खुद का मास है तो, अगर खुद का मास नहीं रहता तो अलग बात है। ठीक है, यहाँ तक तो mg यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, कैपिटल L, मुझे बताओ जो कैपिटल L जो रहेगा इट विल बी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट पक्का। मुझे डेल्टा L का वैल्यू पूछा है, एरिया, एरिया पहले मैं एरिया सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ सिर्फ इसको। ठीक है, ओके। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एरिया तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर आप कोई भी सेक्शन ऑफ द वायर को कट करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या मिलने वाला है आपको, पाई आर स्क्वायर पक्का, इनटू यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग को पूछा क्या बाय द वे, इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द इज बाय कैलकुलेट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब डेल्टा एल का वैल्यू पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बताना कि यहाँ पे लेट द स्मॉल एक्सटेंशन प्रोड्यूस बी इक्वल टू dl, और ये वाले वायर का लेंथ कितना है, ये वाले वायर का लेंथ कितना है, dx। यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो एक्सटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं बस वो छोटे सेक्शन के वायर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, कौन सा, टोटल लेंथ कांस्टेंट है, बट ये सेक्शन का लेंथ वेरिएबल होगा ना। ठीक है, बोलो बोलो क्या डाउट। ओके, ये m रहेगा या dm रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी समझो ये चीज को। F क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेक्शन ऑफ द वायर इज ड्यू टू द मास बिलो इट, और इसके नीचे मास कितना है, m है ना। ठीक है, वो कैपिटल M है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मास लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, dl का वैल्यू मुझे चाहिए। अच्छा ओके, मुझे बताओ कांस्टेंट्स क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, n क्या हो गया, वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल कौन से टर्म्स में, x।
तो मुझे m को कौन से टर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा, x। एकदम सिंपल है, क्या आ जाएगा m बाई एल लैम्बडा इंटू एक्स आ जाएगा, या फिर कैन आई राइट दिस पार्ट एज स्मॉल m को मैं ऐसे लिख दूं m बाई एल इंटू एक्स, हाँ या ना, लैम्बडा यही होता है ना मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज द टोटल मास इंटू जी, क्या बचा यहाँ पे एरिया इंटू वाई इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स, पक्का। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं दो साइड इंटीग्रेट कर सकता हूँ, डेल्टा एल का क्या, डी एल का क्या आ जाएगा डेल्टा एल, ठीक है, m बाई एल इंटू जी इंटू ए इंटू वाई, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा फटाफट बता दो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अभी यहाँ पे देख लेते हैं m, अभी मुझे मास के टर्म से नहीं चाहिए, मुझे डेंसिटी के टर्म से चाहिए। मास को मैं क्या लिखूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना रहेगा यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ इंटू जी डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू एरिया इंटू जी इंटू वाई आ जाएगा, पक्का। इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ और लेंथ, एरिया एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स का लिमिट्स कहाँ तक आता है, 0 से लेके एल, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हम लोग को क्या चाहिए, चेंज इन लेंथ चाहिए ना, तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे खुद के वेट के वजह से कितना आ जाएगा रो जी, या फिर हाफ लिख सकता हूँ मैं, हाफ रो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये वाला चेंज इन लेंथ आ गया, पक्का, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर दैट कैन सस्टेन इट्स ओन वेट विदाउट ब्रेकिंग, एकदम इजी है। नहीं नहीं नहीं, पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैं कितना ज्यादा लेंथ लगा सकता हूँ, उसके खुद के वेट की वजह से ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। मुझे तो ब्रेक होगा तो कहाँ पे होगा, सोच समझ के बताना। नेक पे बनेगा, बट अगर आप देखोगे, अगर थेरोटिकली देखोगे, प्रैक्टिकली वो नेक पे ब्रेक होगा, थेरोटिकली अगर आप देखोगे जहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा वहां पे ज्यादा ब्रेक होगा। तो फोर्स एक्सीडेंट, फोर्स कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्ट हो रहा है, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे या टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट, तो वहाँ पे फोर्स सबसे ज्यादा एक्ट हो रहा है। तो एकदम सिंपल है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ पे टॉप पे एक्ट हो रहा है, तो टॉप पे कितने का फोर्स एक्ट है, क्या रेट एमजी, पूरे बॉडी का फोर्स एमजी सीवन से फर्क ही नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी पॉइंट लो, एक्ट तो एमजी का ही होगा ना, ठीक है, पक्का, ओके। विल बी इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस बी, हो गया यहाँ पे खत्म हो गया। मास को मैं क्या लिखूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू जी लिख दूँ, एरिया एरिया क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो मैक्सिमम लेंथ तो कितना सस्टेन कर सकता है, पक्का, सिंपल से, ठीक है। चलिए तो स्टार मार्क कर लो अगर आपको ये नहीं अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा तो। शराडन क्या आ गया रेशियो, 1:12, इन लोगों का आ गया 1:12, इजी सा है, यहाँ पे देखते हैं। L1 यहाँ पे L दिया है, R1 R दिया है, B का डबल द लेंथ, तो L2 दिया है 12 एंड हाफ द रेडियस, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा R/2। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एलोंगेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस, Y1 बाई Y2 का रेशियो दिया है, कितना दिया है 3:2, इजी आ जाएगा। Y1 बाई Y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 बाई F2 इंटू A2 बाई A1, L1 बाई L2 इंटू डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1, हाँ या ना, ठीक है। यंग्स मॉडुलस का रेशियो 3:2 दिया है, अंडर सेम फोर्स मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया का A2 बाई A1 का रेशियो कितना आ जाएगा, कैन आई राइट दिस 1:4, बराबर 4:1, बट यहाँ पे उल्टा में 1:4 हो जाएगा। लेंथ का रेशियो कितना दिया है, हाफ डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1, पक्का। इसमें से डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1:12, पक्का, यस, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा था ये, नेक्स्ट, गुड, ये क्वेश्चन अच्छा, इजी भी है। दोनों वायर का रेडियस सेम है, तो दोनों का यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो रेडियस सेम है, तो एरिया भी सेम रहेगा, यहाँ तक ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। तो y1 बाई y2 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा f1 बाई f2 इंटू a2 बाई a1 इंटू L1 बाई L2 इंटू डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1, हाँ या ना। अब स्टील का दिया है 2 और ब्रास का दिया है 1.2, 10:11 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा,
इजी से। स्टील पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 10 और ब्रास पे सिर्फ 6 kg का एक्ट हो रहा है। वायर के नीचे जितना फोर्स रहता है सब मास वहां पे ऐड हो जाता है। मतलब टेक्निकली 100/60 है तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझा? नहीं समझा? लास्ट में ये 10 कैसे आया? वायर के नीचे जितने मासेस रहेंगे सब ऐड हो जाएंगे ना उस केस में। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 4 + 6 10 और ब्रास में आ गया 6। ओके, एरिया एरिया दोनों का सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टील का लेंथ कितना 1.5 और ब्रास का कितना है 1 इंटू डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय डेल्टा L1। डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1.5 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। ठीक है, आई थिंक सो 3/2 आ रहा है। कितने लोगों का आ गया 3/2? कैसे? ऊपर स्टील है नीचे ब्रास है, अलग अलग है वायर, अलग अलग है वायर, बीच में ये मास अटैच्ड है तो ऊपर स्टील है नीचे नहीं 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 ऊपर से इतना ही स्टील है, इतना ही स्टील है इतने पार्ट में। स्टील के लिए वायर पे उसके नीचे जितने भी मासेस हैं सब टेंशन में ऐड होते हैं। ठीक है, ओके ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। गुड एवरीवन, ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं आपको, इजी सा है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन देख लेते हैं। If the string 1 and 2 are Young's modulus in the ratio, ये string 1 है, ठीक है। Young's यहाँ पे देख लेते हैं वापस सेम फॉर्मूला, y1/y2 क्या आ जाएगा यहाँ पे f1/f2 इंटू a2/a1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा L1/L2 इंटू डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1। कौन से टर्म्स कट हो जाते हैं देख लेते हैं। सो अगर आप देखोगे यंग्स मॉडुलस इज इन द रेशियो 1:2 पक्का, एंड रेडियस इन द रेशियो 1:3, तो ये क्या हो जाएगा 9:1। f1/f2 अभी भी अननोन है, बट अगर आप देखोगे ओरिजिनल लेंथ डायग्राम देखिए आप बता सकते हो ओरिजिनल लेंथ दोनों का सेम है, सेम है ना। ये फर्स्ट वायर और सेकंड वायर का लेंथ सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास सिर्फ डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1, और ये भी उन्होंने शायद से सेम ही दिया है। यस, इधर एलोंगेशन पक्का, सिर्फ इतना ही बचा। तो f1/f2 का रेशियो आ गया मेरे पास 1:18 पक्का, f1/f2 का रेशियो आ गया 1:18। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिमिलर कोई क्वेश्चन किया हम लोग ने, टॉर्क निकालेंगे। एक्सेलेंट, ये वाले पॉइंट से क्या ना कैलकुलेट द टॉर्क, पॉइंट O ले लेते, ये T1 ले लेते, ये T2 ले लेते, बेसिकली यही f1 और f2 है। L is the distance from the string 1, ये कैपिटल L है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है L माइनस L। तो अगर आप देखोगे तो टॉर्क का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे एवरीवन, टॉर्क का रेशियो कितना आ जाएगा τ1/τ2 यहाँ पे आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा f1 इंटू L, f2 इंटू क्या L माइनस L पक्का, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, स्मॉल l माइनस कैपिटल L। f1/f2 का रेशियो दिया है उन्होंने ऑलरेडी, कितना दिया 1:18, ठीक है। L/18 इज इक्वल टू L माइनस L, हो गया, खत्म हो गया। L इज इक्वल टू 18L माइनस 18L। रेशियो किसका पूछा, कैपिटल L का पूछा, तो ये हो जाएगा 19L हो जाएगा ना। L इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 19/18, x का वैल्यू कितना आया 19/18। चलिए चलिए प्रोसीड, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। सो एवरीवन
Okay. So there is something called as Poisson's ratio. Again, it is the name of the scientist. ठीक है? Yes, सरनेम था उनका पॉइजन है. ठीक है? पता नहीं ऐसे, बट आप जनरली पेन नीचे रख देना. जनरली अगर आप इंग्लिश नेम्स देखोगे तो ऐसे ही होते हैं. ठीक है? तो पेन नीचे रख दो, पेन नीचे, बाद में लिख लेंगे. ठीक है? सो पॉइजन, फिर अगर आप इंग्लिश फ्रेंच मतलब वो अगर आप देखो तो उन लोग के डायलेक्ट दोनों का ओवरलैपिंग होता है, वो एंग्लो सैक्सन्स का वो सब है, बट इंपॉर्टेंट नहीं वो चीज़ है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है? तो इंग्लिश नेम्स आप ऐसे ही देखोगे, पॉइजन, ठीक है, हुक, रूट, ठीक है, अनियन, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये राइस भी है, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है. तो ये सब चीज़ें मेजरली ये ब्रिटिश सरनेम्स होते हैं. ठीक है, ब्रिटिश आयरिश सरनेम्स होते हैं, फ्रेंच भी होते हैं थोड़े बहुत. ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें. ठीक है, तो अब यहाँ पे मेजरली ये जो स्टडी किया था ये ब्रिटिशर्स ने, मतलब या फिर इंग्लिश लोगों ने ज़्यादा स्टडी किया था, तो ये आप सरनेम ऐसे ही देखोगे. इनफैक्ट व्हेन यू कंसिडर फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स में आपको इटालियन सरनेम्स ज़्यादा सुनाई देंगे, जैसे कि बर्नौली हो गया, टॉरिसेली हो गया. ठीक है, ओके. तो ये सब सरनेम्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप ज़्यादा देखोगे. ठीक है, बट एनीवे लुक हियर नाउ, आर्किमिडीज. ठीक है, सो अगर आप देखोगे एवरीवन लुक हियर नाउ. सो पॉइजन्स रेशियो यहाँ पे क्या हो जाता है, एकदम सिंपल सा पार्ट है, वो होता है. ठीक है, व्हेनेवर आई कंसिडर, एकदम छोटा सा पार्ट है ये. ठीक है, व्हेनेवर आई कंसिडर अ वायर एंड लेट द लेंथ ओवर हियर बी इक्वल टू कैपिटल L, व्हेनेवर द वायर इज एक्सटेंडेड लेट द चेंज इन लेंथ ओवर हियर बी इक्वल टू डेल्टा L. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, इफ आई एक्सटेंड द लेंथ, आपने जस्ट देखा जैसे मैं टेंसाइल लॉन्जिट्यूडिनल फोर्स अप्लाई करता हूँ. ठीक है, मुझे तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो यहाँ पे जो एरिया डिक्रीज होता है, लेट द ओरिजिनल डायमीटर बी इक्वल टू डी एंड लेट द चेंज इन डायमीटर बी इक्वल टू डेल्टा डी. ठीक है, एवरीवन लुक हियर. सो ओवर हियर कैन आई से दैट यहाँ पे जो पॉइजन्स रेशियो होगा वो यहाँ पे रहेगा लैटरल स्ट्रेन. लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर. ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का तो हम लोग को पता ही है क्या है फॉर्मूला, डेल्टा L बाई एल. मतलब बेसिकली सॉरी डेल्टा L डिवाइडेड बाय L. बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो चेंजेस आते हैं वो हो जाएगा मेरा डेल्टा L बाई एल पक्का, एंड परपेंडिकुलर टू इट विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, परपेंडिकुलर टू इट विल बी कॉल्ड एज अ लैटरल स्ट्रेन. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ये. तो पॉइजन्स रेशियो जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन पक्का, विच इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल्टा L बाई. सिंपल सा फॉर्मूला. देखिए यार एवरीवन, यहाँ पे देखो, अगर आपको एरर्स का फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ ऐसे फॉर्मूला लगता है. पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ एंड देन लेट अस प्रोसीड विद दिस. ठीक है, पेन नीचे रख देना. यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू, या फिर एक q इज इक्वल टू लेट अस से a रेज टू x, b रेज टू y एंड c रेज टू नॉट ऑफ नाउ c रेज टू z. सपोज कि ऐसा कोई तो एक क्वांटिटी है कोई भी. ठीक है, तो डेल्टा q बाई क्यू का फॉर्मूला आ जाता है, अगर आपको ये पता नहीं है तो x टाइम्स डेल्टा a बाई a, मतलब पावर बाहर आ जाएगा, प्लस y टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस z टाइम्स डेल्टा c बाई c. ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला लगता है. आर यू अवेयर ऑफ दिस? चलो मैं अज्यूम कर लेता, आपको नहीं पता, आपको नहीं सिखाया. ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते थे. अ मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो 0.3 दिया है, सिग्मा का वैल्यू दिया है, इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा डी बाई डी और लॉन्जिट्यूडिनल आ जाएगा डेल्टा L बाई एल. ठीक है, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे, और इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है उन्होंने, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइजन्स रेशियो 0.3 का दिया और डेल्टा डी बाई डी नहीं दिया. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कितने का दिया है, 0.003. अब देखते हैं, तो डेल्टा डी बाई डी का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू, ठीक है चलेगा, 0.0009 पक्का. अब यहाँ पे देखो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला के लिए हम लोग ये वाला लॉजिक यूज करेंगे. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला खुद क्या हो जाता है, यहाँ पे फटाफट बता देना. वॉल्यूम का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लिखना मत यहाँ पे देख लेते, पाई आर स्क्वायर एच. तो डेल्टा वी बाई वी बराबर ना,
परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा है ना, तो वायर के लिए यहाँ पे ये आ जाएगा, लिखो मत यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी बाई वी, पाई में कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। किसमें आएगा? आर में आएगा। तो पाई में कुछ तो एरर आ जाएगा, पाई में कोई एरर नहीं आएगा। 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस एच का वैल्यू कितना है 1, मतलब कहना है डेल्टा एल बाई पाई आर स्क्वायर एल लिख सकता हूँ ना मैं एच के जगह पे, ठीक है। पक्का ये समझ में आ गया? ऐसा कुछ लगता है? ये अगर नहीं हुआ रहेगा तो मैं बाद में कर लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर डेल्टा डी बाई डी का वैल्यू 0.009 है, रेडियस डायमीटर के हाफ होता है, तो डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू क्या होगा? 0. सेम ही होगा ना, सेम ही होगा ना। 2 टाइम्स 0.00 कितने जीरो है 09 प्लस डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू कितना दिया है 0.003। ये समझ में आया? देखो अबे डायमीटर को मैं 2 टाइम्स चेंज इन रेडियस लिख सकता हूँ ना, एंड 2 टाइम्स आर, वापस ही नहीं आया। पक्का? यहाँ तक ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं 0.0018 प्लस 0.003 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.0048। परसेंटेज चाहिए क्या? हाँ, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 0.48%। पक्का? ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखते हैं वो एरर का लॉजिक आया कहाँ से, हो गया ना। यहाँ पे देख लेते हैं, देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एकदम सिंपल सा मैं कोई वापस ये ले लेता हूँ, पहले 2 टर्म के बारे में बात करता हूँ, तीसरे टर्म में सेम ही आ जाएगा, a रेस टू एक्स बी रेस टू वाई है, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। एक चीज समझना, यहाँ पे एरर शुड बी वेरी स्मॉल। एरर का जनरली जो परसेंटेज होता है इट शुड बी लेस देन 10%। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं अप्लाई कर सकते। अगर एरर बहुत बड़े होते जाएंगे तो बाद में मैं बताता हूँ कि शॉर्टकट हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम लोग को एक्चुअल मेथड यूज करना पड़ेगा। फटाफट हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी क्यू विल बी इक्वल टू, इसका यहाँ पे यूवी रूल लगाना पड़ेगा, विच इज यू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा y बी रेस टू y माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी बी, बराबर है। डी बी भी आएगा ना यूवी रूल में, प्लस यहाँ पे आएगा b रेस टू y x इंटू a रेस टू x माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा d है। पक्का? अब पूरे क्वांटिटी को मैं x q से डिवाइड कर लेता हूँ, तो डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई बी रेस टू वाई माइनस 1 इंटू ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई क्यू, और क्यू का खुद का वैल्यू क्या है ए रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू वाई, ठीक है, इंटू डी बी। देखो हम लोग पास आ रहे हैं, ठीक है। सो ओवर हियर एक्स ए रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू क्या बचेगा बी रेस टू वाई डिवाइडेड बाई ए रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू वाई इंटू डी ए। पक्का यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें से कैन आई कैंसल आउट, तो डी क्यू बाई क्यू विल बी इक्वल टू, कैन आई से ए रेस टू एक्स ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, बी रेस टू वाई भी कैंसल आउट हुआ, बचा क्या बी रेस टू माइनस 1, सो वाई टाइम्स डी बी बाई बी, पक्का, प्लस एक्स टाइम्स सिमिलरली आ जाएगा डी ए बाई ए। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये पहले चला जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। समझा? हम लोग डेरिवेटिव से निकालते हैं, बट डेरिवेटिव के लिए ये जो टर्म होता है दिस शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। तो एरर्स ऐसे निकालते हैं, बट कोई कोई एरर हम लोग को ऐसे निकाल भी नहीं सकते। तो जैसे कि अगर q इज इक्वल टू लेट अस से e रेस टू ax ऐसा कुछ है, हम लोग को एक्चुअल डेरिवेटिव निकाल लेके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, बट बाद में की चीज हो गई। समझ में क्या? डेरिवेटिव तो वही होगा। मान लेते कि यहाँ पे और भी कुछ आता था, बी टी ऐसे कुछ आता था, हम लोग ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। पक्का? ठीक है, चलिए आई थिंक सो वी कैन वाइंड अप ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट टाइम के लिए जितने वेव्स के होमवर्क है आई थिंक सो लेक्चर 7 ऑनवर्ड्स जो भी है 6-7 ऑनवर्ड्स वो आप नेक्स्ट टाइम लेके आओगे, और नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एंड देन वी आर गोइंग टू गो इनटू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।